जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम UHS MD कैट टॉपिक वाइज पास पेपर सोल्व करेंगे और इसके पहले मैंने एक टॉपिक के जो पास पेपर हैं वो पिछले साल के सोल्व किए हुए हैं और वो था एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम जो है रिलेटिव एटॉमिक मास इसके जो है वो MCQ सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है 1 AMU स्टैंड फॉर। ये हमारे पास UHS 2022 में आया गया था ये सवाल कि 1 AMU किसके इक्वल होता है। और ये हमने लेक्चर जो पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास उसमें भी पढ़ा था कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम के जो मास का 12वां हिस्सा है वो 1 AMU के इक्वल होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन है। हमें ए ऑप्शन है एन एटम ऑफ कार्बन एटम 1 AMU एक कार्बन एटम के एक एटम के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक कार्बन एटम के बराबर नहीं होता बल्कि एक कार्बन के एटम के 12वें हिस्से के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम एक कार्बन एटम के 12वें हिस्से के बराबर होता है। और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास 1/12 ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम देखते हैं कि अब रेफरेंस यूज़ नहीं होता। इनिशियली जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो रेफरेंस के तौर पे यूज़ होता था मगर अब नहीं होता। तीसरी ऑप्शन है हमारे पास 1/12 ऑफ कार्बन एटम एक कार्बन एटम के 1/12। तो ये हमें ऑप्शन ठीक लग रही है तीसरी कि एक कार्बन एटम के 1/12 मास के इक्वल होता है 1 AMU। चौथी ऑप्शन है 1 एटम ऑफ ऑल एलिमेंट। तो ये भी गलत है। इसके अलावा इसके एडिशन में मैंने आपको इसकी 1 AMU की वैल्यूज़ भी आपको पता ही हैं। वो होती है 1.661 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसको अगर हम ग्राम में भी कन्वर्ट करना चाहें तो ये आ जाता है 1.661 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहें हम तो वो आ जाएगा 1.661 10 की पावर -21 मिलीग्राम। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको इसकी पता भी होनी चाहिए 1 AMU की। और ये इन तीनों वैल्यूज़ से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया जो कि 2022 में पूछा गया था। अब ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 जो कि है विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है तो कौन सा एलिमेंट जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये आया था UHS 2023 में सवाल। तो हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं ये वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं। वेरी स्मॉल होते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इसका मास मेजर कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं स्टैंडर्ड। और उस स्टैंडर्ड को अपनी तरफ से हमने एक 12 मास दे दिया था और फिर उस स्टैंडर्ड से दूसरे एटम्स को कंपेयर करके उसका एटॉमिक मास हमने फाइंड किया था। तो वो यही पूछ रहा है वो स्टैंडर्ड कौन सा है। तो वो स्टैंडर्ड हमने शुरू में तो हाइड्रोजन यूज़ किया था मगर अब जो यूज़ होता है वो होता है कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 हमारे पास स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन है कार्बन की। ए हाइड्रोजन नहीं हो सकता, फॉस्फोरस भी नहीं हो सकता, क्लोरीन भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब नेक्स्ट है वो है 3। और मज़े की बात है 3 क्वेश्चन भी आपके पास UHS 2023 में ही पूछा गया था। UHS 2023 में आपसे यहाँ से रिलेटिव एटॉमिक मास से जो है वो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन था द एवरेज वेट ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ डैश इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। कह रहा है कि अगर आपके पास एक एटम है, जिस तरह मान लें कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उन एटम्स का हम एवरेज वेट अगर निकाल लें, एवरेज वेट निकाल लें किसी भी एलिमेंट के एटम्स का, तो उसको अगर हम एवरेज वेट को जो कंपेयर करें किस एटम से कंपेयर करें कि वो हमें एटॉमिक वेट वो हमें एटॉमिक वेट दे।
तो हमें पता है कि एवरेज वेट, वो हम ये बात कर रहे हैं एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास की, जो आपने वो आइसोटोप्स के बाद पढ़ा हुआ है टॉपिक। उसमें हम क्या करते थे कि सारे आइसोटोप्स का एवरेज जो मास लेते थे उसका एवरेज लेके उसको 10 पे डिवाइड कर देते थे, मल्टीप्लाई प्लस करके 10 पे डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो इसका एवरेज हम लेंगे और ये इसको कंपेयर किससे करते हैं, कार्बन 12 से ही कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, तो कार्बन 12 हमने पीछे भी पढ़ा है, तो ये ऑप्शन कौन सी ऑप्शन है, बी वाली, बाकी नहीं हो सकती। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये नहीं हो सकती, तो इसमें भी बी ही करेक्ट है। तो यहाँ से इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं या फिर वो वैल्यूज़ का सवाल पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट एक सवाल ये 2024 में फिर पूछा गया है, यहीं से सवाल, द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, एटॉमिक मैस जो होता है वो एलिमेंट का किसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आपने, और वो वर्ड है एटॉमिक मैस। मैस, ये वाला वर्ड, एटॉमिक मैस। अगर एटॉमिक मैस लिखा हुआ है तो मतलब किसी एटम का मैस, और हमें पता है किसी एटम का मैस क्यों होता है, जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसके पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और इनकी वजह से ही जो मैस है वो ज़्यादातर होता है। जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो तो बहुत ही कम उनका मैस होता है, वो उसको हम फिर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो मैस होता है उसी को हम काउंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटम का ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस है वही एटम का एटॉमिक मैस होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका जो मैस होता है वही उसका एटॉमिक मैस होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा उसको हम क्या कहते हैं, मैस नंबर। मतलब मैस नंबर जो होता है वही उसका जो समझ लें एटॉमिक मैस होता है। तो समझ लें कि एटॉमिक मैस फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, मैस नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, तो मैस नंबर हमारे पास यहाँ पर देखें ऑप्शन है कहीं पर, पहली है एटॉमिक नंबर, दूसरी है नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, तीसरी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। इसका ना कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, जो कि आपने एवरेज एटॉमिक मास के टॉपिक में पढ़ा था, एवरेज एटॉमिक मास के टॉपिक में। एवरेज एटॉमिक मास में आपने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी एलिमेंट के जो होते हैं आइसोटोप्स उसको लेते हैं, आइसोटोप्स को उसको उनके जो मास होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं रिलेटिव अबंडेंस से, और इन सब को प्लस करते जाते हैं, आइसोटोप्स को डिवाइड कर देते हैं 100 से। ये आपने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास में। तो इसमें क्या होता है, मास और रिलेटिव अबंडेंस, इसको जो है वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स के और आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे। तो वो इससे क्या आता था हमारे पास, इससे आता था एवरेज एटॉमिक मास, इससे एवरेज एटॉमिक मास आता था, ना कि एटॉमिक मास आता था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही होगी, एवरेज एटॉमिक मास। अगर ऊपर लिखा होता ना यहाँ पर ये वाली जगह पर एवरेज एटॉमिक मास, तो फिर हो सकता था ये वाली करेक्ट ऑप्शन बन जाए, मगर हमने यूएचएस की में भी इसकी डी ऑप्शन ही आई थी, तो उसको मैं एक्सप्लेन डी इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी की में भी डी ऑप्शन ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल वही है यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए क्या स्टैंडर्ड है हमारे पास, तो वो भी हम परिचय हैं कार्बन 12। यहाँ पर एक ट्विस्ट था, उसने कार्बन 13 भी दे दिया था। कार्बन के हमें पता है 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 13। तो हमें पता है कार्बन 12 से हम कंपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन 12 जो है वो ज़्यादा जो है वो अबंडेंस में पाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कार्बन 12 ही क्यों यूज़ करते हैं, और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि कार्बन 12 जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं।
तो इस टॉपिक से आपको यही सवाल मिलेंगे। इसके अलावा जो है वो यहाँ से जो हमें इस पाँच ही MCQ यहाँ से अभी तक पूछे गए हैं। इस चैप्टर से जो ज़्यादातर सवाल है वो मोल्स वाले क्वेश्चन से, मोल्स वाले टॉपिक से, और इसके अलावा स्टोइचियोमेट्री के टॉपिक से जो आपको पूछे गएंगे। यहाँ से इतने सवाल पूछे गए हैं अभी तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जो है वो आइसोटोप्स के जो 5 पेपर के सवाल है वो उसको सॉल्व करेंगे।